नमस्कार संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि जब भी मैं डेली लाइव क्लास लेती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग में से पूछते रहते हो कि मैम मंथली करंट अफेयर कब आएगा। तो फाइनली अब आपका जो मंथली करंट अफेयर है जून एंड जुलाई बोथ का मैं एक साथ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अभी लाइव क्लास में नहीं पूछना है कि मंथली करंट अफेयर कब आएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर आज में भी या कल आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है। जब मैंने जून का करंट अफेयर रिकॉर्ड किया था तब वो अपलोड हो नहीं पाया था ड्यू टू सम रीजंस। तो मैं अब एक साथ आप लोगों को ये करंट अफेयर पहुंचा दूंगी। आपकी अमानत आप पर पहुंचने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी तो चाय नाश्ता खाना पीना जो भी खाना है आप अपने साथ रख सकते हैं और क्लास को देखते रहिएगा एंड तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते हैं। पंपा झील के पास शैल चित्र की खोज की गई है, इसको हम जानेंगे। यहाँ पर समझने वाला क्या है? समझने वाला है हमारे लिए पंपा झील। ठीक है, चलिए तो हाल ही में हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र में पंपा झील के पास लगभग मतलब 2500 वर्ष यानी कि 100 वर्ष पुराना शैल चित्र खोजा गया है। ठीक है, ये खोज कर्नाटक राज्य पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग द्वारा की गई है। इन शैल चित्रों में एक कुबड़ वाले खड़े बैल को बाघ द्वारा पकड़े हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसमें नारंगी और लाल रंग का प्रयोग किया गया। अब आप कहोगे मैम इतनी डिटेलिंग नारंगी और लाल रंग इन लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि तब के टाइम में ये रंग ढूंढना, ये रंग बनाना इज नॉट इजी थिंग। अभी तो हमें मिल जाता है, लेकिन तब के टाइम में कहते हैं ना कि काले मृदभांड मिले थे, यहाँ से नीले मिले थे, यहाँ से लाल मिले थे। वो इसलिए क्योंकि उसकी महत्वता है कि उस टाइम भी उनके पास ये कलर्स थे। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। पंपा झील ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारे लिए यहां से बन सकता है। ठीक, तो ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कर्नाटक के कोप्पल जिले में हम्पी के पास स्थित है। ठीक है, ये हिंदू पौराणिक कथाओं में पंच सरोवर के नाम से प्रसिद्ध 5 पवित्र झीलों में से एक है। इन 5 झीलों में आपका कौन कौन सी झील शामिल है? तो मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। पौराणिक कथाओं में यह झील वह स्थान है जहां पर शिव जी की पत्नी पार्वती ने एक रूप पंपा के शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए तपस्या की थी। तो पार्वती का एक रूप था जिसको नाम दिया गया था पंपा। वो यहाँ पर बैठ करके प्रतीक्षा करती थी, तपस्या करती थी शिव को पाने के लिए। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है जहां शबनी ने राम के आगमन की प्रतीक्षा की थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम बैंक क्लिनिक की। तो हाल ही में अखिल भारतीय बैंक जो कर्मचारी संघ है, इन्होंने बैंक क्लिनिक पहल शुरू करी है। अब ये बैंक क्लिनिक करेगी क्या? यानी कि बैंकों की जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं, शिकायतें जो आती हैं टाइम पर उसका निवारण नहीं हो पाता है। तो अभी बैंक क्लिनिक ये एक जरिया है कि ये जितनी भी बैंक से रिलेटेड शिकायतें आएंगी उनको शॉर्ट आउट करेगी, उनको सॉल्व करेगी और ग्राहकों को आप 48 घंटे और 24 घंटे के अंदर उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर इनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये एक गैर समाधानकारी सलाहकार मंच है जो ग्राहकों को आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार उपलब्ध उपायों के बारे में आपका मार्गदर्शन देगा कि किस किस उपाय से आपको ये जो चीजें हैं वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक, इस पहल के तहत ग्राहक बैंक क्लिनिक वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत दर्ज करिए जा करके। जिस भी प्रकार की आप शिकायत होगी आपकी, चाहे वो किसी फंड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बैंक अकाउंट से, चाहे वो आपके देखो पेंशन से रिलेटेड हो, जो भत्ता आपको मिल रहा हो उससे रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लमेटिक हो, आप यहाँ पर जा सकते हैं। पेंशन से रिलेटेड है तो उसका कॉलम होगा, ये आपको बताएगा कि ये गाइडलाइंस है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। वो सारी शिकायत आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। ये ग्राहकों को उपलब्ध उपायों के बारे में मार्गदर्शन देगा एंड देन उसके बाद सीधे तौर पर प्रश्नों का समाधान लेकिन ये नहीं करेगा। ये आपको सिर्फ मार्गदर्शन देगा कि कैसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हो चीजों को। ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेगा, ये आपको रास्ता बता देगा। ठीक है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की बात करें तो ये क्या है? एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है जो पूरे भारत के बैंकों का प्रतिनिधित्व करती है, बैंक के कर्मचारियों का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये बैंक कर्मियों के अधिकारों और हितों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करेंगे हम फेनोम इंडिया परियोजना के बारे में। आखिर ये संबंधित किससे है? तो हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य निगरानी परियोजना यानी कि फेनोम इंडिया, इसकी CSIR हेल्थ
कोहोर्ट नॉलेज बेस के पहले चरण का समापन किया है। ठीक है, इसके तहत 10,000 नमूने एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था और इस परियोजना की शुरुआत आपकी हुई थी दिसंबर 2023 में और फाइनली ये आपकी जून में जाकर के समाप्त हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय आबादी में गैर संचारी कार्डियोमेटाबॉलिक रोगों के जोखिम कारकों का आकलन करना है, इसलिए 10,000 सैंपल्स लिए गए लोगों के। अब इस पर टेस्टिंग करी जाएगी एंड देन फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा और उससे संबंधित जो दवाई होगी उसका निर्माण किया जाएगा या निर्माण करने की सलाह दी जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। तो ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन हो जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। तो उसका उद्देश्य है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना। ठीक है, ये वित्त पोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि पैसा कौन देगा इसको? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये याद रखना। एंड आई ऑलवेज से कि जब भी कोई पहली महिला कहीं निर्वाचित हो रही है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो भी किसी भी ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल पर, आपको उनका नाम याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर आया क्लाउडिया शीनबम, ये मैक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी पहले। ठीक है, तो अब इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो हाल ही में क्लाउडिया शीनबम को मैक्सिको का पहला क्या महिला राष्ट्रपति चुना गया, निर्वाचित पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है। मैक्सिको की शीनबम नाम है इनका। ठीक है, पहली राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शीनबाम के बारे में। तो क्लाउडिया शीनबाम एक जलवायु कार्यकर्ता हैं और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। तो ये सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता रह चुकी हैं। बात कर लेते हैं अब मैक्सिको की। तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसे लैटिन अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। तो ये उनका कंफ्यूजन है, उन्हीं को दूर करने दो। है तो ये उत्तरी अमेरिका का, बिकॉज यहाँ की जो संस्कृति या जो लोग निवास करते हैं वो आपके लैटिन अमेरिका से संबंधित है, इसलिए वहाँ पर मोस्टली जो है लोग वो लैटिन अमेरिका के ऐसा हिस्सा मानते हैं अपने आप को और कहते हैं। रीज़न ये है। आगे देखते हैं, इसकी सीमा जो लगती है वो लगती है अमेरिका, ग्वाटेमाला, बेलीज। ठीक है, राजधानी की बात करें तो मैक्सिको सिटी राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो मैक्सिकन पेसो। ठीक है, यहाँ पर रुपया है, पैसा है, मुद्रा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अब विश्व पर्यावरण दिवस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जब भी ऐसे मतलब पर्यावरण दिवस या कुछ भी आ जाते हैं तो इनकी थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बेसिकली कई बार एग्जाम में आपसे थीम पूछ लिया जाता है। तो जैसे अभी आरओ का पेपर आ रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर। यूपी पीसीएस का पेपर आ रहा है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, वहां पर पूछ सकते हैं आपसे, स्टेटमेंट वाइज में दे सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, बताइए इसकी थीम क्या थी। तो थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो अब देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि मनाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या करना है, जागरूकता फैलाना है तथा उसके लिए आवश्यक कदम उठाने हैं। आगे बात करते हैं दिन विशेष का महत्व, यानी कि इस दिन क्या महत्व है, इसी दिन को क्यों मनाते हैं। तो यह दिन जन जागरण के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है कि इस टाइम पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, क्यों हैं। आप देखिए कि जैसे जैसे ग्लोबल आप देखो वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स, वेनेजुएला वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। तो ये एक अलार्मिंग लाम है हमारे लिए। हमें समझना चाहिए कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करके रखना है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी खत्म हो जाएंगे। वायनाड में भूस्खलन हुआ, रीजन क्या था? वो प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो मानव जनित आपदा थी। वहां पर आपको ऑलरेडी माइनिंग करने के लिए मना किया गया था, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू माइनिंग कर रहे थे। वो जो रीजन था वायनाड का, दिस इज माइनिंग। ठीक है, कि आप वहाँ पर जो लोग माइनिंग कर रहे थे, इस वजह से वहाँ पर इतना बड़ा भूस्खलन हुआ और लगभग 300 लोगों से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो हमें ये समझना चाहिए कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की बात करें तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता इस बार की थीम थी।
वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी थी। इसके पश्चात 1973 में प्रतिवर्ष 5 जून को इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कोई एक देश विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करता है। इस वर्ष सऊदी अरब ने किया था विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन और मेजबानी। आगे बात कर लेते हैं हेलेन मैरी रॉबर्ट्स की। पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर बनी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान में महिला ब्रिगेडियर बनी है। तो हाल ही में हेलेन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान सेना की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनी। ये पाकिस्तानी ईसाई जो समूह है, जो पाकिस्तानी ईसाई समूह है, वहां से आती हैं। हेलेना मैरी रॉबर्ट्स एक सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तानी सेना में सेवारत हैं। पाकिस्तान की बात करें तो क्या ही करे, हमारा पड़ोसी देश है, हम सब जानते हैं भाई कि हमारे बगल में स्थित है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा पड़ोसी देश है, बस पहली वाली लाइन ये समझ लो, ये हमारे बगल में स्थित है। आगे देख लेते हैं। इसकी सीमा लगती है ईरान, भारत, चीन और अफगानिस्तान से। ये दक्षिण एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया हो जाता है, ठीक। तो इतना तो आप सब जानते ही हो पाकिस्तान के बारे में। अब बात करते हैं H5N2 बर्ड फ्लू। अच्छा, ये चर्चा में इसलिए आया था आपका जून के महीने में, बिकॉज आप देखोगे कि इस टाइम पहली बार ऐसा हुआ था कि बर्ड फ्लू की वजह से किसी मनुष्य की जान गई थी, ठीक है। वरना जनरली हमने देखा कि जानवर की डेथ हो रही है, मुर्गी उसकी डेथ हो रही है, बट पहली बार ऐसा हुआ कि इस फ्लू की वजह से इंसान की जान गई। इसलिए इसका ध्यान जो है इस न्यूज़ पर मैंने स्पेशली रख रखा है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि आप लोग अपने साथ चाय पानी ये सब रख लो, तो आप लोग भी रख लो और पीते रहना। आगे देखते हैं। हाल ही में मैक्सिको में एक व्यक्ति की मौत H5N2 बर्ड फ्लू के कारण हो गई। H5N2 बर्ड फ्लू को पहले कभी भी किसी मनुष्य में नहीं पाया गया था और ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है कोविड के बाद, तो बच के रहना। चलो अभी आ जाते हैं। H5N2 आपका जो वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। ये इसका एक उपप्रकार है, ठीक। इन्फ्लुएंजा ए वायरस को उनकी सतह पर मौजूद प्रोटीन के आधार पर उपक्रमों में डिवाइड किया जाता है। H5N2 को पहली बार मैक्सिको की जो मुर्गियां थी उनमें देखा गया था, तो मैक्सिको से ये आया है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। हालांकि H5N2 के बड़े पैमाने पर फैलने के विशिष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन प्रवासी पक्षियों के पैटर्न और घरेलू पक्षियों के साथ संपर्क जैसे कारक इसमें दिखाई दे रहे हैं कि जो फॉरेनर पक्षी आते हैं और जो घरेलू पक्षियों के साथ बैठते उठते बैठते खाना पीना खाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है इसमें, ऐसा कहा गया है। चलो ये तो हाँ मजाक की बात, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा जो प्रवासी पक्षी हैं उनके पैटर्न अलग होते हैं, उनका खान पान अलग होता है, उनका एनवायरनमेंट अलग होता है। हमारे यहाँ के जो पक्षी हैं, आप जनरली समझ लीजिए, जो साइबेरिया में रह रहा होगा उस पक्षी का पैटर्न अलग होगा, ठीक है। जो यहाँ रह रहा होगा उसका अलग होगा। तो इस वजह से यहाँ पर वो उन पक्षियों के मेल की वजह से कहा माना जा रहा है कि ये जो आपका H5N2 वायरस है ये उत्पन्न हुआ है। H5N2 से मानव संक्रमण दुर्लभ है, फिर भी वायरस के उत्परिवर्तित होने के कारण मनुष्यों के बीच अधिक आसानी से संचारित होने की संभावना एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक वायरल रोग है। ये मुख्य रूप से मुर्गी पालक और कुछ जंगली पक्षियों में पाया जाता है। ये पक्षियों में बीमारी और मृत्यु की एक बड़ी लहर का कारण बनता है। एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमित पक्षियों या फिर दूषित वातावरण के सीधे संपर्क के कारण भी मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है, ठीक है। मनुष्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के ऊपरी श्वसन पथ में हल्के से लेकर गंभीर आपको संक्रमण देखने को मिलेंगे। ये जो आपका जो पथ होता है, श्वसन नली होती है, उसकी बात की जा रही है। इस रोग का निदान रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे आणविक विधियों का उपयोग करके किया जाता है, तो ऐसे इससे आप बच सकते हो। बात करें मैक्सिको की, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित देश है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से लैटिन अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। अभी जस्ट हमने देखा इसकी सीमा अमेरिका, ग्वाटेमाला और बेलीज से लगती है। राजधानी मैक्सिको सिटी, मुद्रा मैक्सिकन पैसा है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, आप सभी जानते हो जब सरकार बनी इस बार 2024 में, तो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, तो लेकिन फिर लोगों ने बोला कि भाई नहीं पलटेंगे। रीजन ये है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए।
तो बात यही थी कि आंध्र प्रदेश ने और जो नीतीश जी हैं उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जे की मांग करी, लेकिन विशेष राज्य दर्जा मिला नहीं। अब हम ये समझेंगे इस समय कि आखिर विशेष राज्य दर्जा किसे कहा जाता है और किन स्पेशल कंडीशन में किसी को विशेष राज्य दर्जा दिया जाता है, किसी राज्य को। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या हैं इसको भी समझेंगे, और क्यों बिहार उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर कर लेता तो विशेष राज्य का दर्जा पहले ही दे दिया जाता। और वर्तमान में कितने भारत में विशेष राज्य हैं ये भी हम समझ लेंगे। चलो, बिहार के यूनाइटेड जनता दल और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी की मदद से केंद्र सरकार का गठन होने जा रहा है एज इट इज, जैसे मैंने बताया। अब दोनों ही विशेष राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं विशेष राज्य दर्जा आखिर कैसे दिया जाता है, क्या प्रावधान है, क्या है। तो भारत के संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बात करी जाए संविधान में स्पेशली मेंशन किया गया है कि किसी को विशेष राज्य दर्जा दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से जो पहाड़ी इलाके हैं, बॉर्डर एरिया से कनेक्टेड हैं, उनको दिक्कत होती है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनके पास उनकी उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी मैदानी इलाकों में हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से चाहे केंद्र सरकार तो विशेष राज्य का दर्जा दे देती है। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, केंद्र सरकार पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बात कही जा रही है कि केंद्र में कौन है, मोदी जी। सहयोग किसने किया है, नीतीश जी ने किया है। तो अब आप क्या करो, हमें विशेष राज्य का दर्जा दो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है ना, तो वहां पर जो डेवलपमेंट होता है उसमें 90% पैसा केंद्र देता है उस राज्य को, और 10% पैसा सिर्फ और सिर्फ राज्य का लगता है। वरना ऐसे जो आपका प्रतिशत है वो 70-40 का है, लाइक 60-40 का है, कि 60 लगेगा आपका जो शायद केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार का, और 40 आपका लगेगा जो केंद्र देगी शायद। तो इस तरीके से इसमें डिवाइडेशन किया गया। रेशियो तो हम अभी कंफर्म यहीं पर देख लेंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे ही विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, 90% पैसा जो खर्च है राज्य का वो केंद्र उठाती है, 10% सिर्फ राज्य को देना पड़ता है, यानी कि पैसा राज्य पे ज्यादा आता है। चलो, अभी तो वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर, असम, नागालैंड को विशेष श्रेणी राज्य दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर अभी इनको मिला हुआ है। गाडगिल कमेटी ने विशेष राज्य दर्जा पाने वाले राज्य के लिए केंद्र सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। तो उनको यहाँ पर सहायता में भी थोड़ी छूट मिलती है और टैक्स में सुझाव दिया गया था। भाई आगे बात करते हैं। ऐसे राज्यों के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट के प्रावधान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि उनको महत्वपूर्ण छूट दी जाएगी ताकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित हो सके और उस स्टेट का डेवलपमेंट हो सके। विशेष राज्य का दर्जा सामाजिक और आर्थिक और भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्यों को दिया जाता है, और यही मैं कह रही थी कि इसका कुछ क्राइटेरिया है जो उनको फुलफिल करना होता है। यदि ये वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं देन आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इसके लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए। अब ये मापदंड कौन से हो जाते हैं, तो पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र जो हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कम जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं उनको दिया जाएगा विशेष राज्य का दर्जा। पर्याप्त जनजाति आबादी जहां पर है वहां मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगने वाले राज्यों को मिलेगा। आर्थिक व ढांचागत दृष्टिकोण से जो पिछड़ा है उसको मिलेगा, और खराब वित्तीय स्थिति वाले राज्यों को मिल जाता है। तो बिहार का कहना है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, और हमारे पास पहाड़ी इलाका तो है नहीं भाई, जनजाति भी थोड़ी बहुत है। तो आप क्या करो, क्योंकि हम इतना मापदंड फुलफिल कर रहे हैं तो आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दो ताकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज आए। बाकी आप लोग क्या चाहते हो, मतलब आप लोगों का क्या कहना है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मिल जाना चाहिए, क्योंकि वाकई बिहार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विशेष राज्य दर्जा मिलने से फायदा क्या होता है, यही फायदा मैं आपको बता रही थी कि जो खर्च है ना, केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं आती हैं उसमें 90% पैसा कौन देता है, राज्य को केंद्र देता है। जबकि अन्य राज्यों के मामले में ये अनुपात आपका 60 और 70 हो सकता है, यानी कि 60 कौन देगा, आपका राज्य सरकार देता है वहां पर, और या 70 देता है, बाकी जो बचा हुआ है 40 और 30 वो देना पड़ता है राज्य को। 60-70 केंद्र देगा। लेकिन यहाँ पर 90% पैसा दे रहा है राज्य को केंद्र सरकार, जो विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनको चाहिए कि भाई हमें विशेष राज्य दर्जा दे दो।
इन राज्यों का एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन समाप्त नहीं होता है और अगले वर्ष के लिए संरक्षित कर लिया जाता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वित्तीय वर्ष जितना पैसा दिया है केंद्र ने राज्य को, अगर वो खर्च नहीं होगा तो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, वो नेक्स्ट में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वालों को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, आयकर, कॉर्पोरेट में जो कर है उसमें भी छूट मिलती है। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अभी कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना, ये आपके शामिल हो जाते हैं विशेष राज्य दर्जे में। आगे आ जाते हैं, अब भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट की बात करते हैं। तो हाल ही में 102वें हेलीकॉप्टर रूपांतरण पाठ्यक्रम में पूरा होने के अवसर पर INS राजली में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, इनको 22 सप्ताह का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। इन्होंने 561 एयर जो स्क्वाड्रॉन है इसकी कठोर उड़ान भरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनको सिखाई गई हैं। श्रीनगर में विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है, श्रीनगर को बेसिकली। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प शहर का टैग प्रदान किया है। ये टैग श्रीनगर में हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। इससे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को भी लाभ मिलने वाला है। ठीक है, ये श्रीनगर के कारोबारियों के लिए नए बाजार के अवसर भी प्रदान कर देगा और ये मान्यता अधिक निवेश और वित्त पोषण को आकर्षित करेगी। ठीक है, अब इनको ये दर्जा मिल चुका है तो ऑफकोर्स यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे और इनके तरीके जो है वो भी संरक्षित किए जाएंगे। इस मान्यता के बाद कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं तक पहुंच प्राप्त होने वाली है। विश्व शिल्प परिषद की बात करें तो ये यूनेस्को से संबंधित है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो कि आपके कौशल जो आपकी पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, उनके प्रचार और उनके उन्नति के लिए वर्क करती है। स्थापना 1964। मुख्यालय इसका कहाँ पर हो जाता है? कुवैत में हो जाता है। तजाकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है भाई। तो तजाकिस्तान सरकार ने देश में हिजाब पहनने पर औपचारिक रूप से क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। हिजाब मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सिर ढकने वाला एक कपड़ा होता है, उसको हम हिजाब कहते हैं। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने हिजाब को बोला है कि ये विदेशी वस्त्र था, हमारे यहाँ का नहीं था, इसलिए आप क्या कर दो? हिजाब पहनना बंद करो। बात करें तजाकिस्तान की तो यहाँ की 90% जो आबादी है वो मुस्लिम ही है। अब आ जाते हैं तजाकिस्तान पे। ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है और ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा जो है वो जल से साझा नहीं होती है, मतलब वाटर बाउंड्रीज की नहीं है। ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में एक स्वतंत्र देश बन गया। इसकी सीमा उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और चीन से लगती है। राजधानी इसकी दुशांबे है, मुद्रा इसकी सोमोनी है। चलो आगे देख लेते हैं। लद्दाख में पूर्ण कार्यशील साक्षरता की बात की गई है। तो देखिए, हाल ही में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। यह घोषणा लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने पर की गई है। ठीक है, यह उत्कृष्ट उपलब्धि बुनियादी साक्षरता, ज्ञान और सभी के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बनाने में लद्दाख की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। आगे बात कर लेते हैं उल्लास योजना के बारे में। उल्लास मॉडल स्वयं सेवा पर आधारित है, जिसमें स्वयंसेवी किसी पुरस्कार की आशा किए बिना उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाते हैं और केवल गैर साक्षरों को पढ़ाते हैं। इस योजना की अवधि वर्ष 2022 से 2027 तक है। ठीक है, चलो उद्देश्य की बात करें तो 15 या उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना है, उनको शिक्षा प्राप्त करवानी है। जो कभी भी स्कूल नहीं जा पाए या नहीं जा सकते तो उनको घर पर ही शिक्षा देनी है। यह न केवल शिक्षार्थियों को पढ़ाने, लिखाने और अंकगणित का कौशल प्राप्त करवाने, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण जीवन कौशल की जो समझ है और जो समृद्धि है और जो आजीवन सीखने का प्रोत्साहन है वो भी इनको प्रदान करती है। आगे देखते हैं, उल्लास योजना को स्वैच्छिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
उल्लास योजना से अभी तक जो लोग लाभान्वित हुए हैं वो देश भर में 77 लाख से अधिक लोग हैं और उल्लास मोबाइल ऐप में 1.29 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसका अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में। अफ्रीकी स्वाइन फीवर क्या है आखिर? तो पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 से अब तक 2024 में अभी तक की बात की जा रही है कि मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन बुखार से 3,350 से अधिक सूअर जो हैं वो मर चुके हैं। यानी कि ये बीमारी किसको हो रही है? जितने भी आपके सूअर हैं उनको ये बीमारी हो रही है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग के बारे में बात करें तो यह घरेलू रोग और जंगली सूअरों में होने वाली एक संक्रमित बीमारी है। इसे रक्तस्रावी वायरल बीमारी भी कहते हैं। यह पहली बार वर्ष 1920 में अफ्रीका में देखा गया था। लक्षण की बात करें तो बुखार, भूख में कमी, आंखों में श्लेष्म झिल्ली में सूजन, लाल त्वचा और दस्त आदि शामिल हैं। यह निम्नलिखित माध्यम से आपकी फैलती है, जैसे कि संक्रमित जानवरों के साथ सीधा संपर्क करते हैं तो ये हो सकता है। ठीक है, यदि दूषित कपड़े, वाहन और या फिर पशुओं से प्राप्त उत्पादों का सेवन कर रहे हैं तो ये आपको हो सकती है। इसमें जो मृत्यु दर है वो लगभग 95 से 100% है। यानी कि अगर ये बीमारी हुई आपको तो आपकी मृत्यु के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। ये बात ये बताना चाह रहे हैं आपको। साथ ही साथ इसमें बुखार जो आता है, जो भी आपको फीवर आएगा इस दौरान, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना ही है। तो ये जो फीवर फैल रहा है ये सुअरों से फैल रहा है, सुअर से ये इंसानों में आ रहा है। तो यहाँ पर एकमात्र जो कारण बताया जा रहा है कि अगर आपको बचना है तो सुअर कारण है और उनको आप क्या करिए, मार दीजिए। ठीक है, भारत इसकी पुष्टि सबसे पहले जो हुई थी इस वाले फीवर की भारत में तो 2020 में अरुणाचल प्रदेश और असम में हुई थी। रीजन इन दोनों में ही क्यों हुई? क्योंकि आप देखो यहाँ पर सुअर को लेकर के एक फेस्टिवल भी ये लोग मनाते हैं, खाते भी हैं, ये सुअर पालन भी करते हैं। तो इस वजह से यहीं पर ये देखा गया था। मानव स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है वर्तमान में, लेकिन अगर होता है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। अरुंधति रॉय को पेन पिंटर प्राइज पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में अरुंधति रॉय को वर्ष 2024 के पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्हें यह अवार्ड 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। तो ये उस टाइम की न्यूज़ थी, तो ऑब्वियसली अब इनको 10 अक्टूबर को ये मिलने वाला है। अरुंधति राय को यह अवार्ड उनके अडिग और अटल लेखन के लिए प्रदान किया गया है। जो उनका उपन्यास है बेसिकली वो कौन सा है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनका ये ऐसा उपन्यास है जो हर जगह फेमस है और इसी उपन्यास के लिए बेसिकली जानी भी जाती हैं और इसी के तहत इनको पुरस्कार भी मिला है। पेन पिंटर जो प्राइज है इसके बारे में बात करें तो 2009 में इंग्लिश पेन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये पुरस्कार का नाम हेरोल्ड पिंटर के नाम पर रखा गया है और इस अवार्ड को प्रतिवर्ष ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने नाटक, कविता, निबंध या कथा साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य किए हैं। वर्ष 2023 में यह अवार्ड प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को दिया गया था। 2023 का अवार्ड भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, आखिर ये क्या है? तो इसके तहत आप देखो ये योजना आपकी जो चलाई जा रही है सबसे पहले देखनी है कहाँ चल रही है, तो महाराष्ट्र में चल रही है। अब महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, ये लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, जो आपकी जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है फाइनली आपकी। और इस योजना के तहत आपके 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब होगा क्या इस योजना में? जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच में है उनको प्रति माह 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं को हर साल 3 LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। हर 3 साल में नहीं है, हर साल 3 मिलने वाले हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूचकांक पूछे जाते हैं और भारत का स्थान महत्वपूर्ण होता है उन सूचकांक पे। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। अब टोटल देश शामिल थे 146, भारत का स्थान है 129। ठीक है,
2023 की बात करें तो भारत 127वें प्लेस पर था। आइसलैंड इस सूची में पहले स्थान पर है, सूडान सबसे निचले स्थान पर है। भारत में माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और राजनीतिक सशक्तिकरण में मजबूत लैंगिक समानता प्रदर्शित हुई है। पिछले 50 वर्षों में महिला तथा पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की संख्या के मामले में 10वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। चलो आगे बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की। महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपका सम्मेलन। तो 13 से 15 जून के बीच ये आपका वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहां पर? इटली में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये 7 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें देश कौन कौन से हैं? तो यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका है। इसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था और प्रत्येक वर्ष इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है और इसमें कुछ मुद्दे रखे जाते हैं। वो मुद्दे हैं वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति, जिन पर बात की जाती है। आगे बात करेंगे रूस में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में। तो हाल ही में रूस में ब्रिक्स देशों के विदेश जो मंत्री हैं उनकी बैठक हुई। इसकी मेजबानी वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्ष यानी कि रूस ने करी है। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेशी मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने किया। यह ब्रिक्स के विस्तार के बाद विदेश मंत्रियों की पहली बैठक होगी। आगे बात करते हैं ब्रिक्स की। इसमें शामिल कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। गठन इसका हुआ था 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा। ठीक है, एक वर्ष बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो इसका नाम ऐसा और ऐड हो गया, इसमें ब्रिक्स हो गया। लेकिन इसके बाद 2023 में मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया भी इस समूह में शामिल हो गए। तो अब उनके और लेटर तो ऐड किए नहीं जा सकते थे, तो अभी फाइनली ये सिर्फ ब्रिक्स ही है। आगे बात करते हैं अभ्यास जिमैक्स 24 के बारे में। तो ये किसके किसके बीच हो रहा है? भारत और जापान के बीच हो रहा है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, भारत और जापान के मध्य हो रहा है। ठीक है, ये इसका 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित हो रहा है और इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से हुई थी। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS शिवालिक इसमें भाग ले रहा है और इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों चरण शामिल किए गए हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना, एक दूसरे की आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है और हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वहां पर साझा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है और स्किल सीखना है। यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में शामिल हुआ स्मृति वन। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम को यूनेस्को के 7 खूबसूरत म्यूजियम में शामिल किया गया है। इस म्यूजियम को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। यूनेस्को की तरफ से यह अवार्ड आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दिया जाता है। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम गुजरात के भुज में बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण है और इसे 2001 में कच्छ और भुज में जो भूकंप आया था उसी की याद में जो लोगों ने जान गंवाई है, तो इस म्यूजियम को बनाया गया था। यहाँ साउंड, लाइट, वाइब्रेशन से 2001 में आए भूकंप को महसूस आप कर सकते हो कि कैसा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज है इंडोनेशिया ने लगाया एक्स डोमेन पर प्रतिबंध। तो इंडोनेशिया ने ट्विटर की रीब्रांडिंग करी है। ठीक है, ये तभी इसका नाम क्या रख दिया गया है? एक्स क्या है? एक्स रखा गया है। ट्विटर था पहले। रीब्रांडिंग चलो समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए किसी का नाम बहुत टाइम से रखा गया है पेप्सी। पेप्सी आप सभी जानते हो, या फिर कोई और ब्रांड आप नेम ले लो, तो पेप्सी आप सभी को पता है। तो एक कॉमन नाम है, सबके माइंड में याद है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अब अचानक से क्या है, एक उसकी जो वैल्यूएशन है या फिर आप समझ लो जो इनकम आ रही थी वो एक लेवल पर है, तो उसका नाम उन्होंने बोला कि अब हम चेंज करेंगे इसका नाम। अचानक से रीब्रांडिंग कर दी गई। अब उस हर जगह क्या होगा, उसका नाम चेंज होगा, न्यूज़ में आएगा, लोग देखेंगे और 100 लोग जानेंगे, 1000 लोग जानेंगे, अच्छा ये था इन्होंने नाम चेंज किए। तो इसको कहते हैं रीब्रांडिंग बेसिकली। तो ट्विटर से ये एक्स, तो इस डोमेन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया ने लगाया है। इन डोमेन का इस्तेमाल पहले उन साइटों द्वारा किया गया था जो पोर्नोग्राफी और जुए के खिलाफ देश के कानूनों का पालन नहीं करते थे। डोमेन किसी खास वेबसाइट का पता होता है। ये एक अनोखा नाम है जो ईमेल एड्रेस में @ साइन के बाद और वेब एड्रेस में www
डॉट के बाद दिखाई देता है। ठीक है, इसे किसी खास वेबसाइट तक पहुंचने के लिए गूगल जैसे वेब ब्राउजर में टाइप किया जाता है। यदि हमें किसी खास वेबसाइट पर जाना है तो आप इसको ऐसे टाइप करोगे। चलो बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। 1700 से अधिक द्वीप ये यहाँ पर मौजूद है और इसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह वाला देश भी बोला जाता है। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश हिंद और प्रशांत महासागर में स्थित है। राजधानी जकार्ता है और मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। आगे बात करते हैं, कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित हुई है। तो यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। ठीक है, 2023 अक्टूबर में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्यिक श्रेणी में स्थान मिला था। ये उत्तरी केरल में स्थित है। बात करें कोझिकोड की तो इस शहर को पहले कालीकट कहा जाता था। ये वार्षिक केरल साहित्यिक महोत्सव का एक स्थायी स्थल है और अप्पू नेदुगड़ी कुड़तलता पहला मलयालम उपन्यास 1887 में यहीं से प्रकाशित हुआ था। शामली गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। तो शामली में बनने वाले गुड़ को क्या मिला है? जीआई टैग। स्थानीय गुड़ की घरेलू बाजार के साथ विश्व बाजार में भी अब इसकी मांग बढ़ जाएगी। गन्ना के किसानों की आय बढ़ेगी, निर्यात में बढ़ावा होगा और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा जीआई टैग मिलने से। जीआई टैग एक तरीके का स्टैंप होता है जो उस प्रोडक्ट पर लगा दिया जाता है और उस क्षेत्र को सामूहिक रूप से इसके उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है और वहीं के लोगों को फिर क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024 इसका 29वां संस्करण लाया गया। थीम था एकीकृत, एकजुट और मुस्तैद। ठीक है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक हवाई द्वीप अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया था। तो आयोजन कहाँ हुआ है ये याद रखिएगा। ठीक है, इस अभ्यास में 27 जून से 1 अगस्त 2024 के बीच कई संगोष्ठियों, चर्चाओं, खेल प्रतियोगिताओं और पारस्परिक डेक दौर का आयोजन हुआ। इस अभ्यास में लगभग आपके 29 देश शामिल थे, 40 सतही जहाज थे, 3 पनडुब्बियां थी, 14 राष्ट्रीय थल सेनाएं थी और 150 से अधिक विमान तथा 2500 से अधिक कार्मिक यहां पर भाग ले रहे थे। रिम पैक्ट 2024 का उद्देश्य था कि मित्र देशों की जो नौसेना है उनके बीच में अपनी सहमति को बढ़ावा देना, सहभागिता की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देना और विश्वास का साझा करना। ठीक है, इसमें भारत की ओर से दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय नौसेना का स्वदेशी आईएनएस शिवालिक जहाज शामिल हुआ था। यह अभ्यास समुद्री मार्गों की सुरक्षा और विश्व के महासागरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट 76 के बारे में। आखिर क्या है? तो डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट 76 के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी डिजाइन की है और इसका विकास किया है। आगे बात कर लेते हैं। 76 प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना का युद्धतोप डिजाइन ब्यूरो देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास का काम कर रहा है। प्रोजेक्ट वर्क इस पे हो रहा है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियां बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, इन पनडुब्बियों में स्वदेशी हथियार नियंत्रण प्रणाली और लिथियम आयन बैटरी जैसे कुछ उन्नत विशेषताएं शामिल होगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पनडुब्बी डिजाइन के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर अपनी निर्भरता को कम करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करें तो ये भारत के रक्षा मंत्रालय की एक अनुसंधान व विकास विंग है। गठन 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय सेना को सशक्त बनाना है। डेनमार्क ने पशुपालन पर टैक्स लगा दिया है। ठीक है, तो हाल ही में डेनमार्क पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। डेनमार्क में गायों, भेड़ों, सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस के लिए पशुपालकों पर टैक्स लगाया गया है। ठीक है, ये टैक्स वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लिए किया गया है। ठीक है, डेनमार्क में एक गाय प्रति वर्ष 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रही है। डेनमार्क पशुपालकों पर प्रति टन CO2 पर 300 क्रोनर यानी कि $43 का कर लगाया जाएगा और यदि ये तब भी कम नहीं हुआ तो 2035 में बढ़ाकर 750 क्रोनर यानी कि $108 कर दिया जाएगा। ठीक है,
यह कर जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डेनमार्क की रणनीति का हिस्सा है और पर्यावरण बहाली परियोजना में इसको निवेश किया गया है। बात कर लेते हैं डेनमार्क की, तो एक यूरोपीय देश है। इसकी सीमा सिर्फ जर्मनी से लगती है। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। डेनिश क्रोनर यहाँ की मुद्रा है। बात करेंगे ओडिशा में ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 19 लाख ऐसे पेड़ लगाने की योजना बनाई जा रही है जिससे बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम किया जा सके, क्योंकि ताड़ के पेड़ से यदि बिजली गिरती है तो लोग बच सकते हैं। बात करें ताड़ के पेड़ की, तो ये एक बीजपत्री वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। इसका तना सीधा और शिखा विहीन होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 से 50 मीटर होती है। पेड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे उपयोगी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति के वृक्षों में से ये एक है आपका। आगे बात करते हैं, इसका इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में घरों के निर्माण, भोजन, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और यहाँ तक कि धार्मिक जो अनुष्ठान है उसमें भी किया जाता है। इन पेड़ों को कई तरह के से उपयोग किया जा सकता है, मुख्य रूप से नारियल, ताड़ का तेल, खजूर, फर्नीचर, रबर और रस्सी आदि बनाने में। ये भारत में बिहार, बंगाल, झारखंड और पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं लियांग करम्पुआंग गुफा के बारे में। तो इंडोनेशिया के द्वीप में मारोस पंगेप क्षेत्र में लियांग करम्पुआंग गुफा में 51,200 वर्ष पहले बनाई गई एक पेंटिंग खोजी गई है। पेंटिंग में गुफा की एक दीवार पर सुअर के साथ बातचीत करते हुए मनुष्य का दृश्य चित्रित किया गया है। इस दृश्य में एक सुअर को दर्शाया गया है जो 3 छोटी मानव जैसी आकृतियों के साथ सीधा खड़ा है। इसे गहरे लाल रंग के लिए एक ही शेड में चित्रित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, यह चित्रकला यूरोप की गुफा चित्रकला से भी पुरानी बताई जा रही है, जो स्पेन के एल क्रेस्टिलो में 40,800 वर्ष पहले पाई गई थी। उतनी पुरानी वो आपकी पेंटिंग बताई जा रही थी और ये 51,200 वर्ष पुरानी है। शोधकर्ताओं ने इस पेंटिंग की व्याख्या एक कथात्मक दृश्य के रूप में की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि यह कला में कहानी कहने का सबसे पुराना ज्ञात साक्ष्य था। ठीक है, लियांग करम्पुआंग गुफा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित चूना पत्थर की गुफा है। बात करेंगे अब हम इंडोनेशिया की, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ लगती है। राजधानी जकार्ता है। आधिकारिक भाषा इंडोनेशियाई है यहाँ पर और मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया चलती है बेसिकली इंडोनेशिया में। चलो आगे देख लेते हैं, प्रोजेक्ट परी के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी यानी भारत की जन कला की शुरुआत की है। इसे विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर शुरू किया गया है। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। परी का उद्देश्य क्या है कि दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित करना, इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता लाना। इस प्रोजेक्ट के तहत आप देखोगे तो ललित कला अकादमी ने देश भर में 150 से अधिक विजुअल कलाकारों को आमंत्रित किया है। ये कलाकार सार्वजनिक स्थलों का क्या करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्थानों पर ये काम कर रहे हैं। इसमें लोक चित्रकारी आपकी शामिल की गई है। आगे देख लेते हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और इस सम्मान का नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। और ये सम्मान दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रूस के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है और इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। ये पुरस्कार वर्ष 1968 में रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयूज के सम्मान में जार पीटर द ग्रेट द्वारा स्थापित किया गया था। रूस का सर्वोच्च सम्मान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। अभी तक किसी भी नेता को नहीं मिला था। अब बात करेंगे मानवी मधु की, क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। बिहार की दरोगा भर्ती परीक्षा में रिजल्ट 1,257 पदों पर अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए थे और इस परीक्षा में पास होने के बाद मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बन गई। ये बिहार के भागलपुर की रहने वाली हैं। ये पहली बार है जब देश में कोई ट्रांसजेंडर दरोगा बना है। आगे बात करेंगे रोशनी नादर की। इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। तो हाल ही में रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर या फिर इसको बोलते हैं नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, रोशनी नादर को व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान
और भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी और ये फ्रांसीसी नागरिक तथा विदेशी नागरिक जो उनके लिए अच्छा कार्य करते हैं, व्यापार या संबंधों को मजबूत करते हैं, उनके देने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में सम्मान से सम्मानित किया गया था। दुर्गाचरण रक्षित लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और इनको 1896 में पुरस्कार मिला था। आगे बात करेंगे ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। देखिए, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, डिजिटल मिशन का पहली बात तो समझ लो ये हिस्सा है। कई बार ऐसे होता है कि कोई हमें हेल्थ इशू हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, परिजनों को कोई समस्या हो जाती है, तो अब आपको इस पर रजिस्टर करना है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य पैरामीटर चेक किया जाएगा, देखा जाएगा आप बाहर जाने लायक हो या नहीं हो। अचानक से यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो ये आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स के नंबर, नज़दीकी वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उसकी सुविधा आपको पहुँचाएगा और आपके साथ पूरा 14 अंकों की आपकी खाता संख्या होगी विशिष्ट पहचान के साथ। तो ये आपके पूरे हेल्थ का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इसमें मौजूद रहने वाला है। ये तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटल रूप से प्रतिबद्ध करने में मदद करेगा। इसके माध्यम से नागरिक कई तरह के डिजिटल स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे। संविधान हत्या दिवस भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था। इसी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये 3 प्रकार से भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से 354 तक यहाँ पर बताया गया है। फिर 358 से 359 तक बात की गई है। राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 355 से 357 के बीच चर्चा हुई है और वित्तीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 360। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। उद्घोषणा के आधार पर जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह से भारत या फिर उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के द्वारा जो आपातकाल है उसकी घोषणा करेगा। ठीक है, इस घोषणा के जारी होने की तिथि से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि लोकसभा सत्र में नहीं है या भंग हो गई है तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक में 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा को अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। इसे यदि अनिश्चित काल तक बढ़ाना है तो विस्तार होगा हर 6 महीने में इसका विस्तार किया जाएगा संसदीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समय नई घोषणा जारी करके आपातकाल को निरस्त कर सकता है। लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है तो आपातकाल आपका रद्द हो सकता है। खर्ची पूजा की बात करें, त्रिपुरा में होता है ये और 14 जुलाई को यानी कि जो इस वर्ष आपकी शुरुआत हुई वो 14 जुलाई 2024 से हुई है। ठीक है, ये प्रत्येक माह आप देखोगे प्रत्येक साल जो है वो जुलाई अगस्त माह में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, खर्ची का अर्थ जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। खर का अर्थ है खरता जिसका अर्थ होता है पाप और ची का अर्थ होता है सी यानी कि सफाई। ठीक है, तो इसीलिए इसका अर्थ हमारे पापों की सफाई बोला जाता है कि हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे इससे। ठीक है, ये 7 दिनों तक चलता है और चतुर्दशा देवता मंदिर परिसर में इसका आयोजन किया जाता है। 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है और 14 देवताओं को 34 सदस्यों द्वारा मंदिर से सौदरा नदी तक ले जाया जाता है, पवित्र नदी में नहलाया जाता है और फिर वापस मंदिर में ले जाया जाता है। चांदीपुरा वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में था, गुजरात में फैला हुआ था, बच्चों की मौत हो रही थी। है क्या वायरस? तो ये एक रेबेंडोविरिडे परिवार का एक वायरस है। फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई और फ्लेबोटोमस पापाटासी जैसी सैंड फ्लाई की कई प्रजातियां या फिर एंडीज एजिप्टी जैसे कुछ मच्छर की प्रजातियां इस वायरस की वाहक है। इससे होता क्या है, तो ये वायरस इन कीटों की लार ग्रंथि में रहता है और इसके काटने से मनुष्य या फिर पालतू पशुओं में ये वायरस हो जाता है। ये संक्रमण केंद्रीय तंत्र तक पहुंच सकता है जिससे एन्फेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार हो जाता है। लक्षण है तीव्र बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, श्वसन संबंधी परेशानी या फिर एनीमिया। ये संक्रमण मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम बच्चों तक ही सीमित है। वर्तमान में इसके उपचार का कोई विशिष्ट एरिथ्रोवायरल थेरेपी या टीका उपलब्ध नहीं है। यह वायरस भारत में पहली बार 1965 में महाराष्ट्र में देखा गया था। ऑपरेशन सर्प विनाश की बात करें तो भारतीय सेना ने
पीर पंजाल की दक्षिणी पहाड़ियों में ऑपरेशन सर्पविनाश शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जो भी घुसपैठिए जंगल में छुपे हुए हैं उनको मारना है और पहाड़ियों के घने जंगल की प्राकृतिक गुफाओं और सुरंगों में छिप करके आतंकी लगातार सेना पर निशाना बना रहे थे, इसीलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को खाली किया जाएगा। बात की जा रही है कि लगभग इसमें जो इस टाइम है वो 50 आतंकी यहाँ पर घुसे हुए हैं। ठीक है, बात करें 90 के दशक में तो यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें, सुरंगें और गुफाएं बनी थी। इसका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए सीमा पार किया जा रहा था। बीच में ये बंद हो गया था जब आपका ऑपरेशन चलवाया गया था, लेकिन वापस से यहाँ पर आतंकी घुस गए हैं, इसलिए वापस से ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, इस समय रजौरी पुंछ में 12, डोडा रियासी में 20 आतंकी छुपे होने की संभावना है। आतंकियों की खोज स्नीपर डॉग यूनिट के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 78 डेज में आप देखोगे 11 आतंकी हमले हो गए हैं, जिसमें जो जिम्मेदारी ली गई है वो कश्मीर टाइगर्स या फिर मसूद अजहर के संगठन जैसे मोहम्मद के द्वारा ली गई है। उत्तर प्रदेश राज्य SCR क्षेत्र का गठन किया जा रहा है। इसके लिए आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिनकी 27,826 वर्ग किलोमीटर जो जगह है वो ली जाएगी। लागत इसमें जो कुल जनसंख्या कवर होने वाली है 2011 के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर 2.29 करोड़ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो इसके तहत क्या है, इतना क्षेत्र ये जो आपके 6 जैसे मैंने बताया कि जिले हैं इनका लिया जाएगा 27,826 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर आपका SCR बनाया जाएगा। ठीक है, मुख्यालय इसका आप देखोगे SCR का तो होने वाला है लखनऊ। उप मुख्य अध्यक्ष इसके होंगे आपके मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और इसके अतिरिक्त आपके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया है। तो अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और अभिनव बिंद्रा जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान की बात करें तो शुरुआत 1975 में हुई थी और ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो इनको मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों, खिलाड़ियों व अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। अभिनव बिंद्रा ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ओलंपिक समिति की बात करें तो स्थापना 1894 में, मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड है और ये गैर सरकारी खेल संगठन है। नेक्स्ट है भारतीय कलारी पयट्टू महासंघ ने इसको मान्यता दे दी है। तो कलारीय पयट्टू को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कलारी पट्टू महासंघ क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ये केरल की एक युद्ध कला है, 2 शब्दों से आपके मिलकर बनी है। कलारी का अर्थ लड़ाई का स्थान और मलयालम में पयट्टू का अर्थ लड़ाई होता है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि परशुराम कलारी पट्टू के प्रवर्तक हैं। इसे वर्तमान में प्रचलित सबसे पुरानी युद्ध पद्धतियों में से एक माना जाता है। इस अभ्यास को मुख्य रूप से केरल के योद्धाओं, जातियों जैसे कि नायर या फिर एझावा द्वारा किया जाता है। पारंपरिक कलारी पट्टू 2 प्रमुख शैलियों में मान्यता प्राप्त है, वडक्कन कलारी और दक्षिण शैली में थेक्कन कलारी। ठीक है, केरल के अतिरिक्त यह तमिलनाडु और कर्नाटक में भी आपका परफॉर्म होता है। इसके साथ ही साथ श्रीलंका वगैरह में भी होता है। बात करेंगे INS त्रिपुट लॉन्च के बारे में। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को लॉन्च किया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम शक्तिशाली तीर त्रिपुट के नाम पर रखा गया है। INS त्रिपुट की विशेषता ये है कि यह 3600 टन का है और त्रिपुट श्रेणी में महज 4.5 मीटर खिंचाव ड्राफ्ट के साथ 124.8 मीटर लंबे एंड 15.2 मीटर चौड़े हैं। ये समुद्र में अधिकतम 28 नॉट यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ये 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के साथ 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है। ठीक है, यह गोपनीय मारक और उच्च हथियार सेंसर प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस होगा। त्रिपुट श्रेणी के जो जहाज हैं वो रूस से प्राप्त किए गए हैं। तेग और तलवार श्रेणी के जहाजों को अनुवर्ती जहाज मतलब इसके लिए अनुवर्ती जहाज है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और एक है आपका अशोक हॉल जिसका नाम बदल दिया गया है। दरबार हॉल का नाम बदल करके रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदल करके रखा गया है अशोक मंडप। ठीक है, दरबार हॉल में सिविल और रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किए जाते हैं। अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉल रूम है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश वायसराय के लिए नई दिल्ली में निवास बनाने का निर्णय लिया गया। तो फिर 1912 में एडवर्ड जो लुटियंस थे इनके मार्गदर्शन में इसका निर्माण शुरू हुआ।
1929 में ये पूरा हो गया। 1947 तक राष्ट्रपति भवन का निर्माण, जो नाम था वो वायसराय हाउस था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो जाता है तो इसका नाम बदल करके गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में 1950 में इसका नाम बदल करके किया गया राष्ट्रपति भवन। असम का मोईदाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो हाल ही में असम के चराईदेव स्थित मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है बताया जा रहा है। ठीक है, मोईदाम ये पिरामिड सा की अनूठी टीलेनुमा संरचनाएं हैं। इसका इस्तेमाल ताई अहोम वंश द्वारा अपने राजवंश के सदस्यों को उनके प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाने के लिए किया जाता है। ताई अहोम राजवंश ने असम पर लगभग 600 वर्ष तक शासन किया था। ये गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं जो पूर्वजों के प्रति अत्यधिक अपनी श्रद्धा रखते हैं। कर्नाटक में लिथियम की खोज हुई है। तो कर्नाटक के मांड्या या फिर यादगिरी जिले में 1600 टन आपका लिथियम पाया गया है। ये मुलायम सफेद चमकदार होता है, दुर्लभ धातु है। पृथ्वी की सतह पर सिर्फ 0.2% भाग में आपका लिथियम बनता है। ठीक है, लिथियम की बात करें परमाणु संख्या 3 हो जाती है। कमरे के तापमान पर ये बहुत ज्यादा ठोस होता है। लिथियम का यूज बेसिकली आप देखोगे मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। और मिश्रित धातु एल्यूमिनियम के साथ इसका उपयोग विमान, साइकिल फ्रेम और उच्च गति की रेलगाड़ियों में किया जाता है। लाओस ने जारी किया रामलला का डाक टिकट। तो लाओस ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है और इसका अनावरण लाओस ने किया है जब एस जयशंकर प्रसाद वहां पर गए हुए थे। इन डाक टिकटों का विषय था लाओ, पीडीआर और भारत की साझा सांस्कृतिक जो विरासत है उसका जश्न मनाना। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध की स्मृति भी दूसरा डाक टिकट जो जारी किया गया वो भगवान बुद्ध की स्मृति में जारी किया गया। लाओस जो है वो मुख्य रूप से एक बौद्ध देश है लेकिन संस्कृति पर हिंदू धर्म का यहाँ गहरा प्रभाव है। लाओस में रामायण का रामिकियन या फ्रा राम की कहानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इसका प्रदर्शन किया जाता है। लाओस तो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी सीमा वियतनाम, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया से लगती है। राजधानी वियंतियाने और मुद्रा लाओ किप हो जाती है। मनु भाकर की बात करें तो ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। इससे पहले 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 पदक जीते थे। 200 मीटर पुरुष दौड़ में और 200 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में इन्होंने ऐसा किया था। और मनु भाकर ने एक बार मिश्रित एयर जो इनका पिस्टल था निशानेबाजी थी मिश्रित टीम में जीता है और एक सिंगल्स में जीता है। ठीक है, प्रीति सूदन संघ लोक सेवा की अध्यक्ष बनी है। 1983 के आईएएस अधिकारी हैं। 2022 में यूपीएससी की सदस्य बनी थी और मनोज सोनी का इन्होंने स्थान लिया है। संघ लोक सेवा की बात करें तो भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। ये भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की सेवाओं में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसका आयोजन करता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगर ये यूपीएससी का अध्यक्ष त्यागपत्र देगा तो लिखित त्यागपत्र देगा, वो भी किसको? राष्ट्रपति को, और उसी के आदेश पर इसको हटाया जा सकता है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो यहाँ पर अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, उससे पहले ये नहीं हटेगा। तो ये था महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने चर्चा करी मंथली जो करंट अफेयर थी उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।